जंगल में एक शेरनी जो पेट से थी, वो भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ वक्त के बाद वो थक चुकी है और उसे एक बड़ी सी खाई कूदने को हुई। उसने कोशिश करी मगर अनफॉर्चुनेटली वो खाई को कूद नहीं पाई और गिर गई उसमें। लेकिन मरने से पहले उसने एक छोटे से प्यारे से बच्चे को, शेर को जन्म दिया। अब वहां से दूसरी सुबह एक भेड़ बकरियों को चराने वाला जा रहा था, जिसने इस शेर के छोटे से मासूम से बच्चे को देखा और देखा कि इस बच्चे की अब देखभाल करने वाला कोई बचा तो है नहीं, तो उसे साथ लेकर के चले गया। सोचा कि मैं इसे बड़ा कर लूंगा। अब उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, संभाला और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा उस भेड़ बकरियों के बीच में बड़ा हुआ। हुआ कुछ ऐसा कि दोस्तों, जब वो भेड़ बकरियों के बीच बड़ा हुआ तो अब उसकी लाइफ बन चुकी है कि वो भेड़ बकरियों के साथ घास खाने के लिए, चरने के लिए जाता है, तो उन्हीं के बीच में जी रहा है, खेल रहा है, बड़ा हो रहा है, उन्हीं की भाषा बोलने लगा है। एक दिन जंगल का राजा ओरिजिनल शेर वो शिकार पे निकला हुआ था और उसने इस छोटे से बच्चे को जब देखा भेड़ बकरियों के बीच में, जो शेर का बच्चा है, जो घास खा रहा है और उनकी तरह खेल रहा है, कूद रहा है, तो उसे लगा कि यार ये तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। और उसे जैसे ही मौका मिला उसे पकड़ करके साइड पे लेकर गया और कहा कि तुम उनके बीच में क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं उनके जैसा हूं इसलिए उनके बीच में हूं। नहीं, बोले तुम एक शेर हो। अब वो मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जिस माहौल में हम बड़े होते हैं वही हम बन जाते हैं, वही बोलने लगते हैं, वही भाषा, वही माइंडसेट, जो इस बच्चे के साथ हुआ था। अब वो बड़ा सा शेर उसे एक तालाब के पास लेकर जाता है और दिखाता है उसका चेहरा कि देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरी पूंछ मेरे जैसी है। और धीरे धीरे उस बच्चे को रियलाइज हुआ कि मैं भी एक शेर हूं जो इस भेड़ बकरियों के बीच में जी रहा है। दोस्तों, सच ये है कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हम एक गरीब देश के रूप में आजाद हुए, क्योंकि ब्रिटिश काफी कुछ लूट करके चले गए। और प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे दादाजी जो थे उन्होंने गरीबी देखी, शायद हमारे पेरेंट्स ने गरीबी देखी, और वही गरीबी वाला माइंडसेट हमें भी दिया गया है। और इसलिए कभी कभार छोटी सोच हमारे स्वभाव में आ जाती है। सच ये है कि पेंडेमिक तो जा चुका है, मगर अभी भी एक पेंडेमिक बरसों से चला रहा है, और वो है छोटी सोच की महामारी, यानी कि पेंडेमिक छोटी सोच का। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप बड़े से बड़ी नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर सकते हैं, तो शायद आपके लिए यह मानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे आप काफी वक्त से मुझे सुनते रहे हैं और इसलिए रीवायरिंग तो हो चुका है, बट कितने लोग आप में से सहमत है कि आपके आसपास आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनके लिए बड़ी सोच यानी कि बड़े सपने देखना संभव नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से वो शेर का बच्चा अपनी पहचान भूल चुका था, बस वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग अपनी पहचान भूल चुके हैं। यारो, एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई असफल इंसान नहीं होते हैं, सिर्फ वो ऐसे इंसान हैं जिनकी बड़ी सोच नहीं है। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप अपने अंदर एक बड़ी सोच लेकर आएंगे तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक ऑटोमेटिक गोल अचीवमेंट मशीन है। हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड को एक चीज की जरूरत पड़ जाती है, और वो है एक लक्ष्य, एक चीज के ऊपर फोकस करना, उसे हासिल करना, और हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। बट सवाल यह है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक गोल को निर्धारित किया है, उसका लिस्ट बनाया है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग गोल सेट करते नहीं हैं, करते हैं तो एक आध बार सेट करके छोड़ देते हैं। और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हम शायद दोस्तों इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे कि गोल सेटिंग कितनी पावरफुल और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक आप थॉट्स के ऊपर, बिलीफ्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर बहुत कुछ सीख चुके हैं। अभी तक आप विजुअलाइजेशन के ऊपर भी बहुत सारी बातें जान चुके हैं। लेकिन अब सवाल है दोस्तों कि आपके गोल्स क्या है, क्योंकि गोल्स नहीं है तो विजुअलाइजेशन संभव नहीं हो सकता है। ज़्यादातर लोग गोल सेट नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ाया नहीं गया। गोल हम सेट नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि गोल सेट कैसे करे जाए। शायद कुछ लोग गोल सेट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि भाई गोल पूरे नहीं हुए तो, अचीव नहीं हुआ तो। कुछ लोग गोल सेट नहीं करते क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है। रिजेक्शन मतलब कि यार किसी ने देखा और उसकी नज़र लग गई और उसने बोल दिया कि यार ये तू क्या सोच रहा है,
या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने आलसी हैं कि उनको हम कितना भी पढ़ा दे सिखा दे, बट वो बैठ करके अपने गोल्स डिसाइड करते नहीं है। फ्रेंड्स, ये सच है कि जब आप वो टॉप 3% में आना चाहते हैं तो गोल्स को लिखना ज़रूरी है, लेकिन जब मैं गोल्स लिखने की बात कर रहा हूँ तो आप जानते हैं कि 1945 की बात है, जब जापान में 2 बड़े एटम बॉम्ब गिरे थे और पूरा जापान तबाह हो गया था। वर्ल्ड वॉर का एंड था तब, और अमेरिका के द्वारा जो 2 एटम बॉम्ब गिरे तब जापान बहुत ही बुरी कंडीशन में चले गया था। लेकिन जापानीज लोगों ने 1945 के बाद 1950s में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ गोल सेट करे। 1950 में गोल सेट हुआ कि हम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोडक्शन हाउस बनेंगे। जो गोल सेट हुआ वो 10 साल का गोल था, 1960 तक उन्होंने अचीव कर लिया। उसके बाद गोल सेट हुआ 1960s में कि हम नंबर 1 प्रोड्यूसर बनेंगे स्टील के, और 10 साल के अंदर वो अचीव हुआ। 1970 में उन्होंने गोल सेट किया कि हम ऑटोमोबाइल्स का सबसे बड़ा हब बनेंगे, और आज आप जानते हैं कि होंडा, टोयोटा, सुजुकी, बड़े बड़े नाम है, निसान, वो सारे जापान से निकले हुए हैं। उसके बाद 1980 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के अंदर नंबर 1 पे जाएंगे, और जापान आज वो नंबर 1 की पोजीशन पे है। जापान ने 1945 के बाद ये डाउनफॉल से जो भी ग्रोथ किया वो बस एक वजह से था कि भाई कितनी भी आप बुरी कंडीशन में हो, लेकिन जब आप सेट करते हो कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो आप वहां पर पहुंच करके रहोगे।